हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके, जीएस और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 18 का। इससे पहले दोस्तों हम लोग कुल 17 सेट कर चुके हैं जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स का, और साथ ही 18 सेट आपके हिंदी सेक्शन का भी कर चुके हैं। दोस्तों आप में से किसी भी छात्र को ये सारे वीडियो देखना है तो दोस्तों जाइए चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, आप वहाँ से एक एक करके आसानी से सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करना है दोस्तों, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, और उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आपको वह टेलीग्राम चैनल पे पहुँचा देगा। वहाँ आप ज्वाइन करके आसानी से सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका परिवार स्टडी पॉइंट 11 10K सब्सक्राइबर वाला हो जाए, यानी 10,000 लोगों को जोड़ना है इस चैनल के साथ। तो आप लोग इसमें मदद करेंगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए शुरुआत करते हैं एक दमदार सेट का दोस्तों। यह दमदार सेट आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अंतिम समय है, यानी 10 जनवरी से आपका पेपर भी शुरुआत हो रहा है। तो दोस्तों इधर आपको सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो इसलिए आप हर एक वीडियो को दो दो बार देखने की कोशिश करेंगे। जितना भी मैंने वीडियो करा रखा है सेट प्रैक्टिस का, साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हिंदी सेक्शन का भी मैंने करा रखा है, तो उन सारे वीडियो को आपको जरूर एग्जाम से पहले देख के जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल। सवाल है, अष्टभुज जिसको अंग्रेजी में ऑक्टोपस बोला जाता है, घोंघा जिसको अंग्रेजी में स्नेल बोला जाता है, सिपिया और योनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? दोस्तों 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप कॉपी पर उत्तर करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर साथ में करते चलेंगे। और दोस्तों एक हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर, यानी 10,000 सब्सक्राइबर हमारा टारगेट है दोस्तों, कि हमारा जो स्टडी पॉइंट 11 परिवार है वो 10K सब्सक्राइबर वाला परिवार हो जाए। और यह सिर्फ आप ही कर सकते हो। जितना आप लोग वीडियो शेयर करेंगे उतना जल्दी हम लोग लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ चलेंगे। और दोस्तों मैं लगातार आपके लिए एसएससी जीडी के लिए सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ और एनालिसिस भी कराने वाला हूँ। तो आप लोग बस वीडियो को शेयर करिए, 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको अपने ग्रुप में शेयर करने में दोस्तों, ठीक है। और जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे एनालिसिस कराने में मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे जो आपको प्रश्न बताएंगे, ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया पेपर में। तो जितना सब्सक्राइबर होगा उतना अच्छा रहेगा हम लोग को एनालिसिस करने में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का। तो पूछा गया है कि अष्टभुज जिसको ऑक्टोपस बोला जाता है, घोंघा स्नेल बोला जाता है, सिपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोलस्का। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि बार बार ऑक्टोपस और स्नेल से प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्टोपस जो है और स्नेल जो है ये किस फाइलम में आते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, मोलस्का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? यानी कि दोस्तों जो चोल वंश के राजा थे राजेंद्र, इन्होंने कौन सा पद धारण नहीं किया था? आपके ऑप्शन है त्याग समुद्र, ऑप्शन बी है गंगेय कोंड, ऑप्शन सी पंडित चोल, और इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्याग समुद्र। यानी कि जो चोल राजा राजेंद्र थे इन्होंने त्याग समुद्र पद धारण नहीं किया था। बाकी जो आपके ऑप्शन है गंगेय कोंड, पंडित चोल, ये दोनों उपाधि इन्होंने धारण किया था चोल वंश के राजा राजेंद्र ने। आइए बात करते हैं दोस्तों चोल वंश से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। देखिए चोल साम्राज्य का बात करें कि संस्थापक कौन है, तो विजयालय हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय हैं। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर में थी इनकी राजधानी। ये भी याद रखना है, चोल वंश की राजधानी तंजौर है। बात करें दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट का, तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है दोस्तों राजेंद्र प्रथम राजा थे, ठीक है। इनके शासन काल में चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। थोड़ा सा सवाल को हम लोग बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा गया है कि किस ग्रह को शाम का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है शनि,
ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो दोस्तों देखिए, यह प्रश्न जो है आपके 5th क्लास का है, यानी 5वां क्लास का आपका यह प्रश्न है, लेकिन आपके पेपर में पूछा गया है। तो बिल्कुल यह प्रश्न आप तो गलत करने वाले हैं ही नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को शाम का तारा तथा भोर का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, आइए कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ से बनने वाले प्रश्न और भी देख लेते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और बात करें दोस्तों शुक्र ग्रह से, तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, इसीलिए तो इसको शाम का तारा तथा भोर का तारा बोला जाता है। और बात करते हैं दोस्तों बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एक तो बुध ग्रह है और दूसरा शुक्र ग्रह है। इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था शाम का तारा तथा भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। सवाल है, दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी नीली क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति और ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो दोस्तों दूध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है श्वेत क्रांति। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन का कार्यक्रम का नाम दिया गया है। बात करें दोस्तों नीली क्रांति, तो याद रखेंगे मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। हरित क्रांति याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे खाद्य उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है पीली क्रांति, बिल्कुल आसान, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अब आप लोग के लिए मैं कुछ सवाल देता हूं जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसा कि भूरी क्रांति यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल आपसे पूछ रहे हैं लाल क्रांति, ठीक है, यानी बताना है आपको कि भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है और लाल क्रांति है जो किससे संबंधित है। आपको 2 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देना है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है दिन और रात का बनना, ऑप्शन बी ग्रहणों का लगना, ऑप्शन सी ऋतुओं का बदलना और ऑप्शन डी है खगोलीय गणनाओं का सरलीकरण। तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुओं का बदलना। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार माना जाता है ऋतुओं का बदलना। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। यानी अगर ये सूर्य हो गया तो इसके इर्द गिर्द परिक्रमा कौन करता है, तो पृथ्वी करता है। और ऐसा किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने बताया था, याद रखेंगे दोस्तों। और बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। ये भी याद रखेंगे, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि आपको दिखेगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है, जिसको आप लोग रात में देखते हैं। यह पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है। और 21 मार्च और 23 सितंबर यानी 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, निम्न में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? दोस्तों करेंट अफेयर्स का सवाल है, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। तो याद रखेंगे दोस्तों, नेपाल देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का।
सवाल नंबर 27, निम्न में से सबसे छोटा आयन है? ऑप्शन ए है Na+, ऑप्शन बी Al3+, ऑप्शन सी Mg2+, और ऑप्शन डी है Si4+। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लेंगे या फिर आप लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। देखिए, जिस सम इलेक्ट्रॉनिक आयन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जितना अधिक, उसका आकार उतना ही कम होगा। बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों, अगर प्रोटॉनों की संख्या उसके नाभिक में ज़्यादा है तो उसका आकार जो है सबसे छोटा होगा। अगला बात भी आपको ध्यान से सुनना है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी दोस्तों, उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। समझ में आया? जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। अब आइए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए Si4+ दिया हुआ है दोस्तों, यह हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, Si4+। तो देखिए Si4+, उसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों, मतलब Si4+ से बड़ा कौन होगा, तो Al3+। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? इससे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो Mg2+, और सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, Na+। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन है उत्प्रेरक, जिसको कैटलिस्ट बोला जाता है। ऑप्शन बी प्रकिण्व, यहाँ अगर प्रकिण्व आपको पेपर में मिल जाए तो आप एक बार हिंदी इंग्लिश करके देख लीजिएगा, वहाँ आपको एंजाइम देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी है हार्मोन्स, और ऑप्शन डी है मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकिण्व यानी एंजाइम। तो दोस्तों एंजाइम है जिसका प्रयोग कर कर अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन बोला जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी? जैसा कि आपको पता है कि कुल बौद्ध संगति कितनी हुई थी दोस्तों, तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें से 3 बिहार में हुआ था और 1 कश्मीर में हुआ था। अब आपको बताना है कि इसमें कश्मीर में कौन सा हुआ था। जैसा कि आपसे पेपर में पूछा गया है कि बिहार में नहीं हुआ था, तो जो प्रथम था दोस्तों, चलिए मैं चारों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो प्रथम बौद्ध संगति था, उस समय अजातशत्रु का शासन चल रहा था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, राजगृह में प्रथम हुआ था, अजातशत्रु का शासन के दौरान। दूसरा का बात करें दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति, तो यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल के दौरान। कालाशोक के शासनकाल के दौरान कहाँ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे वैशाली में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ, वैशाली में। पहला हुआ था दोस्तों, मैंने बताया राजगृह में। आइए बात करते हैं अब तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों, उस समय अशोक का शासन था, और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति, आइए बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति का। तो चौथी बौद्ध संगति दोस्तों हुआ था आपका, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों इस समय कनिष्क का शासन चल रहा था, ठीक है, और कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था, कुंडल वन में। और कुंडल वन है कहाँ, तो कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में है कुंडल वन, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है। तो दोस्तों मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वह संबंधित है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिनका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए दोस्तों, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम, जैसा कि आपको ऑप्शन में विक्रमादित्य भी दिखा है, ये भी इनका एक अन्य नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं, हम लोग उन नामों को देख लेते हैं। जैसा कि पहला नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त, देवराज, देवराज और देवश्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है, देवश्री। तो ये सारे नाम
चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है करेंट अफेयर्स का। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन है विक्टर ओरलो, ऑप्शन बी है हीरानंद नारायण, ऑप्शन सी डी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी कौशिक राजशेखर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौशिक राजशेखर को दिया गया है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। आइए बात करते हैं अगले सवाल। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कविता राव। तो दोस्तों कविता राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कविता राव के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर प्रतिशत में पूछता है तो हमारा सही उत्तर होगा मिजोरम। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिजोरम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे दोस्तों तो हमारा सही उत्तर हो जाता मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करेंगे जिससे आपको आसानी से दिख जाए। चलिए, 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन बनी है? यानी कि दोस्तों 100% डिजिटल साक्षरता यहाँ पा लिया गया। उस ग्राम पंचायत का नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलमपारा केरल वह ग्राम पंचायत है दोस्तों जहां 100% डिजिटल साक्षरता हासिल हो गया है, पुलमपारा केरल में। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? मैंने इस प्रश्न को लगभग 5 से 6 बार बता रखा है आप लोग को कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो आप बोलेंगे दोस्तों अच्छा इसमें शासन काल के दौरान बताना है कि उस समय किसका शासन चल रहा था। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब आप पूछेंगे सर कब हुआ था? तो दोस्तों 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना। आइए कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों 1881 की बात है, लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था और उस समय नियमित जनगणना शुरू किया गया था दोस्तों। अभी हम लोग पढ़े प्रथम जनगणना, वो तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन 1881 की हम लोग बात करें तो उस समय रिपन का शासन चल रहा था जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 से, और 1881 से ही दोस्तों 10 वर्ष पर जनगणना किया जा रहा है अभी तक। और अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है। महाविभाजक वर्ष की पूछा जाए दोस्तों तो 1921 बोलिएगा आप सही उत्तर। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि लघु विभाजन बताइए जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1951 है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों अभिनव भारत का स्थापना किया था 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर ने। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं अभिनव भारत के बारे में। देखिए दोस्तों अभिनव भारत का तो स्थापना बी.डी. सावरकर ने कर दिया, लेकिन कब किया था? तो 1904 में। वर्ष आपको याद रखना, अभिनव भारत का स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर के रूप में किया गया था। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो याद रखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना,
कान्हा, बांधवगढ़, पालपुर आदि दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बात करें दोस्तों गुजरात में, याद रखेंगे गिर, मैरीन, ब्लैकबक, ये सारे जो है गुजरात में स्थित हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा इन चारों में से सत्य नहीं, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए शिव कुमार संतूर वादन, बिल्कुल सही है। शिव कुमार का संबंध संतूर वादन से था। ऑप्शन बी में दिया है हरिप्रसाद चौरसिया, बिल्कुल सही है, बांसुरी वादन से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान दिया है ऑप्शन सी में तबला वादन, ये गलत है, यह जो है दोस्तों यह असत्य है। बिरजू महाराज कथक नृत्य, ये भी सत्य है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खान, जो कि तबला वादन से संबंधित नहीं थे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ से संबंधित थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता भी होगा, शहनाई वादन किया करते थे बिस्मिल्लाह खान। अच्छा, यहाँ से सवाल ये भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों बिहार के एक बक्सर जिला है, और बक्सर जिला में एक डुमराव शहर का नाम है दोस्तों, वहाँ से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल का। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन है? दोस्तों इसी वीडियो के दौरान मैंने इस प्रश्न को करा रखा है, आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। तो दोस्तों 2 ग्रह वह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है आपके बुध और शुक्र। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र हो जाएगा हमारा सही उत्तर। बात करें दोस्तों सबसे अधिक किस ग्रह का उपग्रह है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे अधिक शनि ग्रह जो है उसके पास कुल 82 उपग्रह मौजूद हैं, और दूसरे स्थान पे 79 उपग्रह हैं किसके पास? तो बृहस्पति ग्रह के पास। और मंगल ग्रह के पास दोस्तों 2 उपग्रह है, ये फोबोस और डिमोस, नाम याद रखना है। पहला का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस, जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह का नाम है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। जो ज्ञानमिड, जो आप लोग नाम सुने होंगे, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ज्ञानमिड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और किस ग्रह का दोस्तों यह उपग्रह है? याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह का ज्ञानमिड उपग्रह है। टाइटन जो है दोस्तों शनि का उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का, और यह सवाल का उत्तर सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। सवाल है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे दोस्तों, और साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे। हमारा टारगेट आप लोग को मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 10 के सब्सक्राइबर करना है, यानी 10 के बच्चों को जोड़ना है अपने परिवार स्टडी पॉइंट 11 के साथ। तो आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए और कितने प्रश्न रॉन्ग हुए। ठीक है, इतना आप लोग को करते चलना है हर वीडियो के दौरान। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जय हिंद भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।